सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बोल हमेशा से अपने नाजरीन के लिए, अपने देखने वालों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए रोज़ बेहतर से बेहतर की बात ये कर रहा है कि अपने आप को महदूद करें ताकि आप महफूज हो जाएंगे। और ये बोल की महफूज पाकिस्तान जो मुहिम है, इसको अब पूरी दुनिया सराह रही है। ख़ासतौर पर हम बात करें आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने बोल की मुहिम महफूज पाकिस्तान की पजीराई की है। बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान, उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। Assalamu alaikum. Our Prime Minister Imran Khan is doing a lot of effort against the pandemic corona. Please deposit funds to the Prime Minister's Corona Relief Fund. Our Prime Minister Imran Khan wants to save lives of the Pakistanis from COVID-19. Corona se डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल टीवी का पैगाम महफूज पाकिस्तान। तो बोल की महफूज पाकिस्तान ट्रांसमिशन के हवाले से वज़ीर आज़म के इक़दाम के हवाले से आपने सुना। ये तमाम जो फ़नकार कम्युनिटी है वो हो, पाकिस्तान के खिलाड़ी हो, तमाम लोग ये चाह रहे हैं कि महफूज पाकिस्तान हो। और इसीलिए हम बार बार बोल की महफूज पाकिस्तान ट्रांसमिशन के तहत भी आपको ये बावर कराते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम शामिल करते हैं जो बड़ी खबर है, वो है पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से एक बड़ी खबर और अच्छी खबर है कि कम से कम एक सेक्टर खुल रहा है और उस सेक्टर के लिए कुछ मराहत का भी ऐलान किया गया है हुकूमत की जानिब से। ऑर्डिनेंस के जारी कर दिया गया है और ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराहत दी जाएंगी। टैक्स मराहत का निफाज ऑर्डिनेंस के इजरात से शुरू किया जाएगा। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स की मराहत हैं, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल है कि 31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट्स में इनको सरमाया जमा करवाना पड़ेगा। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सरमाए को बैंक अकाउंट से निकालने के मजाज होंगे। बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स इस सरमाए को तामीराती मनसूबे में इस्तेमाल कर सकेंगे। 30 दिसंबर 2022 तक क्रॉस चेक के जरिए इसका इस्तेमाल होगा। मजीद जो इसकी शिकें हैं उसके हवाले से भी हम आपको आगे चल के बताते रहेंगे और उस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ इस वक्त फैसल अजीज़ खान, चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल, सीनियर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। आप बहुत देर से ये बात भी करते आए हैं अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी, कि इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और उससे जुड़ी हुई वो रियल स्टेट है या डेवलपर्स हैं, उनके लिए ये एक अच्छी अगले आने वाले दिनों में खबर होगी कि ये एक मामला हुआ है। लेकिन सर बात ये है कि बार बार ये बात होती है कि टैक्स से छूट कभी एमएनएसटी में किसी को दी जाती है, अब यहाँ पर दे दी जाएगी, फिर पूछा नहीं जाएगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक अच्छा सरमायाकारी के हवाले से बूम होगा, लेकिन दूसरी जानिब फिर चंद लोग होंगे जिनको किसी भी तरह की मराहत मिल जाएं और उनसे पूछा ना जाए। ये दोनों काम पैरेलल ठीक है? देखिए, पहला राउंड जो था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का, जो पहला राउंड था उसमें 100 डेज के अंदर जो चीजें लाइन अप की, उन्होंने सोची, बनाई, देखी और लोगों ने मशवरे दिए। उसके बाद उन्होंने जो लाइन ऑफ एक्शन अपना तैयार किया उसमें 1 करोड़ घर, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों की बात की। अच्छा, सिनेरियो चलता रहा और वो अपने बेनामी अकाउंट वाला मामला और पकड़ धक्कड़ और गिरफ्तारियां, ये सारा सिनेरियो जो उनका 22 साल के स्ट्रगल का था वो हम देखते रहे। लेकिन ओवरऑल जो दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का एक परसेप्शन था, उसकी तब्दीली के साथ साथ इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर जो काम करने की ठानी थी वो IMF के एग्रीमेंट्स के तहत रुक गई थी। ये कोरोना वायरस वाले सानहे ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और इमरान खान ने इससे फायदा उठाया है। मैं समझता हूं बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर एक बहुत जबरदस्त दिन है आज का। हमने स्टॉक को देखा, हमने डॉलर का रेट नीचे आते हुए देखा है, ऑर्डिनेंस आ गया है, बहुत खुलकर ऑर्डिनेंस है। आखिरकार इस मुल्क को जो 70 साल से चलते रहे उसको 2 दिन में, 3 दिन में, 6 दिन में सही नहीं किया जा सकता। ये ब्लैक मनी या अनरजिस्टर्ड मनी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। इसको इस्तेमाल किए बगैर इमरान खान समझ गए हैं कि इसको इस्तेमाल किए बगैर चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। गवादर के ऊपर पाकिस्तान इन्हिसार कर रहा है, सीपैक के ऊपर इन्हिसार कर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि आप इस पैसे को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक शोबा जिसको कभी लॉबिंग ही नहीं हो रही थी ना, मुदस्सिर हो ये रहा था कि जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है वो इंडस्ट्री था ही नहीं। इमरान खान साहब के करीब जो इस वक्त दोस्त अहबाब थे, उन्होंने मशवरा दिया और इमरान खान ये मान गए कि ये एक सनत है,
तामीरात की एक सनत है और उसको एक सनत का दर्जा दिया और पहली बार इसे पैकेज दिया है। मैं ये समझता हूं कि इस इंडस्ट्री के थ्रू कोई 70-72 जो छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो चलेंगी, रोजगार के मौके चलेंगे। पाकिस्तान बहुत अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पे रोड नेटवर्क बहुत वीक है, यहाँ पे पुल फ्लाईओवर्स फैसल साहब हमारे साथ आप इस पे मजीद बात करते हैं। हमें आबाद के साबिक रीजनल चेयरमैन आसिफ समसम ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपके वक्त का। ये जो ऑर्डिनेंस आया है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इसमें जो तामीराती शोबा है ख़ास तौर पर उसमें तरक्की होगी, जहाँ बिल्कुल हम पिछले 1-1.25 साल से देख रहे थे बिल्कुल जामद हो गया था मामला, इससे कोई मामला बेहतर होंगे, जो कैपिटल है वो मार्केट में आएगा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस पैकेज के हवाले से हम काफ़ी दिनों से ये चैनल्स पे भी सुन रहे हैं, लोगों की राय भी सुन रहे हैं और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो हमारी सनत से वाबस्ता लोग हैं कि अगर इस तरह का पैकेज आ जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इस पैकेज में जो टैक्स इस्लाहात की गई है, मैं सिंपल इसको ऐसे सोच रहा हूँ कि जो टैक्स इस्लाहात की गई है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हम ये समझते हैं कि सिंध में जो इन्होंने एक इंसेंटिव दिया है, जो भी आप बात कर रहे थे कि ब्लैक मनी और उसकी के वो पैसा इस फील्ड में आ जाए, तो मैं समझता हूं कि जो हमारे जो मेंबर हैं आबाद के, वो सारे टैक्स पेयर लोग हैं और वो सारे के सारे जो भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके पास सोर्स ऑफ इनकम भी होती है और वो ज़राए भी वो डिक्लेयर करते हैं। लेकिन ये सोच, जैसे मैंने अभी सुना कि रोजगार को बढ़ाना है तो ये पैसा अगर कहीं किसी भी जगह पे अगर पार्क है तो वो इस सेक्टर में आ जाए, ये इसको यूं देख सकते हैं हम कि अगर कहीं पार्क है और वो इस सेक्टर में आ जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब ये बात की जाती है कि इसमें 31 दिसंबर तक जो बंदा प्रोजेक्ट अप्रूवल करा के शुरू कर लेगा उससे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी, तो मैं समझता हूँ, देखें वर्टिकल की बात, हम ज्यादा वर्टिकल को यहाँ देखते हैं शहर में। कराची सबसे बड़ा हब है पाकिस्तान में, वर्टिकल तामीरात होती हैं, इसके बाद हैदराबाद है और फिर कुछ तखर में होती हैं। तो यहाँ पे जो 17-18 एनओसीज हैं या यहाँ पे जो अथॉरिटीज की अप्रूवल का जो टाइम जो वो लेती हैं, तो मैं नहीं समझता कि 31 दिसंबर तक, क्योंकि देखें पहले इन्वेस्टमेंट कहीं से ढूंढना, फिर इसके बाद प्लॉट बाई करना, फिर प्लानिंग करना, फिर 17-18 एनओसी देना और अप्रूवल करके 31 दिसंबर तक इसको शुरू करना, तो मैं नहीं समझता कि कराची, हैदराबाद और तखर में ये इसका कोई फायदा होगा, जब तक कि वो या तो इसका पीरियड जो है 2022 सितंबर 2022 जो वो कंप्लीशन की डेट दे रहे हैं, तो उसका पीरियड सिंध के हवाले से वो पीरियड उसको कर दें 2022 तक, या फिर जो 45 दिन का उन्होंने कहा इस पैकेज में, जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि 45 दिन में एनओसी जो है वो दे दी जाएंगी, तो वो इंश्योर करें कि सिंध में भी ऐसा मुमकिन हो सके, क्योंकि 4 एनओसी तो फेडरल की है तकरीबन, और वो हमें अभी जो लास्ट हमारा एक्सपीरियंस है वो 5-6 महीने से ज्यादा वो टाइम टेकिंग कर लेती हैं, और बाकी जो लोकल इंडस्ट्रीज की एनओसी है, तो जब अगर वो नहीं मिलेंगी, देखें आप सेक्टर चलाने की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा हब है कराची, हैदराबाद, अगर हम इसको साथ नहीं लेंगे या इनके लिए कोई ऐसा नहीं इंतजाम करेंगे कि वो भी अपने प्रोजेक्ट शुरू कर लें। इवन मैं आपको बताऊं 200-250 प्रोजेक्ट हमारे जो हमारे बिल्डिंग कंट्रोल में रुके हुए हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, वो उनकी नॉलेज में है, तो वो अगर वो फौरी तौर पे चला दें तो वो भी एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया और लाइट इंडस्ट्री को चलाने का। देखें कंस्ट्रक्शन कहीं भी हो रही हो, दादू में हो रही हो, इस्लामाबाद में हो रही हो, जहाँ भी चलेगी रोजगार मिलेगा, तो कराची को कैसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं? सही। तो इस पर क्यों नहीं हम इस पे ये बात आप कहेंगे कि 30 सितंबर वक्त जो है वो कम है, वक्त को इस तरह से बढ़ाया जाना, क्योंकि 30 सितंबर तक कोई अगर सरमायाकार मिलना और उसके बाद किसी चीज़ों का, और फिर कहा जा रहा है कि जिस किस्म की अथॉरिटीज़ हैं उसके अप्रूवल का मामला वो भला है, तो 30 सितंबर बिल्कुल करीब आ रहा है, इसलिए ठीक है। आसिफ समसम साहब, आपका बहरहाल ये तहफ़्फ़ुज़ भी है, लेकिन ये आप सराह रहे हैं इस ऑर्डिनेंस को, ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इस पे अब हुकूमत या जिम्मेदार इदारे वो किस तरह से टैकल करते हैं ये भी देख रहे हैं। बाकी फैसल अजीज़ साहब हमारे साथ। फैसल साहब, ये बहरहाल है तो एक मामला कि कराची में जिस किस्म की डेवलपमेंट और जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं और जिस किस्म की वहाँ पर इजाज़त वाला मामला है, पहले तो वो वन विंडो टाइप हो कि चलो एक ही बार जाए और अप्रूवल होकर वो वापस आ जाए, फिर तो 30 सितंबर तक का है, और अगर ये 31 दिसंबर तक का मामला ही ना हो उसके बाद हो तो फिर ये थोड़ा देर हो जाएगी इस लाइन में कि 31 बैंक अकाउंट्स में वो सरमाया जमा कराना ये मुश्किल नहीं हो जाएगा डेवलपर्स के लिए?
देखिए मुश्किलात तो हैं, लेकिन जो सूरत हाल पहले थी उससे आसानियां आई हैं और आहिस्ता आहिस्ता आसानियां आएंगी। देखिए वफाक में और पंजाब में और केपी के अंदर तो ये स्मूथ जाएगी चीजें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर हुकूमत करती है, पीटीआई की हुकूमत किस तरह से वर्किंग रिलेशनशिप बनाएगी और किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस ऑर्डिनेंस को लेगी और वसाइल क्रिएट करेगी, लोगों को सहूलत देगी, ये एक बहुत बड़ा मामला है। आपको एक चीज बार बार जहन में आएगी, कोरोना से पहले जो पाकिस्तान में एनवायरनमेंट चल रहा था वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का था। सही। वहां पे ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, करप्शन के अंदर नैब ने पकड़ लिया। पिछले 4-5 डीजीज जो हैं वो नैब गिरफ्तार करती रही है, कुछ भागे में है, अरबों खरबों रुपए के करप्शन के मामला हैं, जाली नक्शे अप्रूव करना, बिल्डिंगों का गिरना, ये एक अजीब और गरीब किस्म का 12 साल से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब से बनी तब से इसमें करप्शन का राज है। और नक्शे अप्रूव ना होना, चीजें ना होना, ये बात जो अभी आसिफ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्डिंग कंट्रोल के जो मामला थे ये बिल्डर्स को तंग करेंगे, इसके लिए ऑनलाइन अप्रूवल की चीज लानी पड़ेगी और टाइमर लगाना पड़ेगा, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन। बिल्कुल, अगर मराद दी जा रही हैं तो फिर सहूलियात के साथ साथ ये चीजें होनी चाहिए, तो फिर इससे ज्यादा जो कैपिटल है वो मार्केट में आ सकेगा। हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन आबाद। बहुत शुक्रिया बख्शी साहब आपके वक्त का। ये जो ऑर्डिनेंस है वो बहरहाल इस वक्त बिल्डर्स के लिए और लैंड डेवलपर्स के लिए वो एक बड़ी अच्छी नवीद है। ऐसे जब सूरत हाल मईशत की है, आप समझते हैं कि इससे एक बेहतर गेन होगा आपकी सनत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए पहले तो जो मैं आपने बात की कि बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छी नवीद है, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए नहीं है। इस ऑर्डिनेंस में हर वो आदमी के लिए एक इंसेंटिव है जो इस प्रोफेशन से मुंसलिक है। सही। या इससे किसी तरह इंटरैक्ट करता है। जिस तरह मैं कहूँ, एक आम आदमी जब 2022 सितंबर तक मकान लेता है, दुकान लेता है, बंगला लेता है, उससे इनकम सोर्सेज नहीं पूछी जाएंगी। इसी तरह एक जो इंडस्ट्री है जिसपे विथहोल्डिंग टैक्स था, वो अब खत्म कर दिया गया है, सिर्फ सीमेंट पे और स्टील और कंपनीज के अलावा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज थी, जैसे जो थल्ले पे वो बेचते थे, ब्लॉक बेचते थे, बहुत सारी चीजें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थी, उन पे वो खत्म कर दिया। एक मजदूर जो उस पे काम करता था सर, उस पे 15% हम कानूनी विथहोल्डिंग टैक्स मिस्त्री पे काटते थे, अब वो भी खत्म कर दिया, यानी वो पैसे उनको उनके काम की उजरत पूरी मिलेगी। बिल्डर के लिए इसमें बहुत और डेवलपर के लिए बहुत बड़ी सहूलत ये है कि अब जो लोग घर में पैसे अपने डॉलर या गोल्ड की सूरत में जिन्होंने रखे हुए थे, वो पैसे इन कैश करके नेशनल इकोनॉमी में मेन स्ट्रीम में लाके इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे, और आज से कई साल का आप देखिए, जितना बेहतरीन रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन ने रिटर्न दिया है वो शायद किसी ने नहीं दिया है। इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स के लिए इसमें बहुत एक अच्छा इंसेंटिव है कि जो लोग पंजाब में, केपीके में और इस्लामाबाद में सर्विस प्रोवाइड करते हैं हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उस पे वो प्रोविंशियल सेल टैक्स माफ कर दिया गया है। वो भी तकरीबन आप समझे 10-12% था। इसके अलावा जो एक आम आदमी जिसका मकान है वो पहली बार अपना मकान बेचता है। सही। और बड़ा लेना चाहता है। देखिए 3 साल पहले उस मकान की कीमत ऑफिशियल रुपए थी, क्योंकि हमारे यहाँ डीसी वैल्यू का रिवाज बिल्कुल बहुत ज्यादा था। और 3 साल के बाद पहले इन्होंने कर दिया FBR वैल्यू, जो कि मार्केट वैल्यू के करीब तरीन 80-85% हो गई। तो वही मकान फर्ज करें 1 करोड़ रुपए से बढ़ के 4 करोड़ रुपए हो गया कागजों में, और 3 करोड़ रुपए उसकी इनकम ट्रीट की जाने की लगी और उस पर तकरीबन 18 से 20% टैक्स लग गया। तो अब उसको वो इंसेंटिव मिल गया कि वो अपना एक जाती मकान बेच सकता है और बेच के बगैर कैपिटल गेन टैक्स अपना बड़ा मकान ले सकता है, या 2 बच्चों के लिए उसको डिवाइड करके। तो ये, और इस वक्त आप जो कुछ हो रहा है वफाकी हुकूमत कर रही है और जो इस वक्त सूबाई हुकूमतें कर रही हैं, उनमें से एक और चीज़ के हवाले से हम बात करेंगे आगे, वो है वफाकी काबीना ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। इस वक्त जब रमज़ान मुबारक आगे आ रहा है तो ये एक प्रैक्टिस पाकिस्तान में बन चुकी है कि रमज़ान से 1 महीना कबल यानी कि शाबान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी बड़ी तेज़ी के साथ होती है। और रमज़ान मुबारक में पाकिस्तान शायद वो वाहिदी मुल्क होगा इस दुनिया में जहाँ पर रमज़ान मुबारक में कीमतें दुगनी भी कुछ चीज़ों की हो जाती हैं और शॉर्टेज नज़र आ रही होती है। जिस तरह से सप्लाई और डिमांड का मामला है, लेकिन यहाँ पर डिमांड जितनी हो रही है सप्लाई भी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद कीमतें
फैक्ट्री से लेकर तो एक दुकानदार तक तमाम लोग महंगे किए होते हैं। अब वफाकी काबीना ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो ऑर्डीनेंस की मंजूरी दी है उसके मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल ऑर्डीनेंस का मामला है। काबीना से मंजूरी के बाद ऑर्डीनेंस को सदर ममलिकत के दस्तखत के लिए भिजवा दिया गया। अब इस्लामाबाद तक इसका ऑर्डीनेंस का इत्तलाक होगा, क्योंकि बाकी 18 अमेंडमेंट के बाद अब सूबों का ये सब्जेक्ट है। अब सूबे और वफाक कोऑर्डिनेशन के ज़रिए ये काम करेंगे। अगले आने वाले वक्त में किस तरह से हम इस पर भी बात करते हैं। फैसल अजीज़ साहब मौजूद है। फैसल साहब, जैसे मैंने अपने इब्तदाइये में कहा कि हमारा तो खैर वतीरा है कि हम शाबानुल मुअज़्ज़म में पूरा ज़ख़ीरा कर लेते हैं, रमज़ान में फिर पूरे साल का मुनाफा इकट्ठा कर लेते हैं। अब हुकूमतों का काम होता है, प्राइस कंट्रोल कमेटियों का काम होता है, मजिस्ट्रेट्स का काम होता है, लेकिन शायद वो कर नहीं पाते हैं और हर बार 20 रुपए का केला 80 रुपए में और फिर बाकी खाने पीने की चीज़ें भी इसी तरह से महंगी होती हुई नज़र आती हैं और फिर खामोश तमाशाई से आगे ना हुकूमत रहती है ना आवाम कुछ कर पाती है। ये बिल्कुल सही कहा मुदस्सिर, इस तरह होता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान में गिरफ्तारियां शुरू होने जा रही हैं। ISI को, IB को, FIA को टास्क दिया गया है कि कौन कौन से इलाकों के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है और एक राउंड ये एजेंसियां चला चुकी हैं। आपको याद होगा कि आटे की कीमत जब 75 रुपए 80 रुपए हो गई थी तो एजेंसीज की एक कार्रवाई से 16 घंटे के अंदर तकरीबन 34,000 ऐसे मकामात थे जहां से आटा मार्केट में आ गया था, चीनी मार्केट में आ गई थी। तो वो रेडी हैं बिल्कुल, और गिरफ्तारियां ऐसे लोगों की होंगी जिनके बारे में तसव्वुर नहीं होता था। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला चैप्टर पाकिस्तान में इस साल क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जब ये एजेंसीज काम करना शुरू करती हैं, ISI सामने आएगी, FIA आएगी, IB वाले आएंगे, तो उसके बाद कौन है जो अपने पास छुपा के रखेगा मामला। अब मामला सिर्फ और सिर्फ रुकावट आती है, अब देख रहे होंगे बार बार एक रुकावट आती है, वो आती है 18वीं तरमीम। उसमें वफाक कहता है हम एहतराम भी कर रहे हैं, हम चाहते भी ऐसा हो, लेकिन सूबों की मर्जी है। लेकिन आपको बेबसी नजर आती होगी वफाक की कि बहुत सारी चीजें करने में वो पंजाब में और KP में तो कर लेते हैं, किसी हद तक बलूचिस्तान में भी कर लेते हैं, लेकिन सिंध उनके हाथ में नहीं आता। और सारी मईशत जो है पाकिस्तान की चलाने वाला वो कराची है जो कि सिंध के अंदर है। तो ये सिनेरियो किस तरह से मुराद अली शाह मानेंगे, किस तरह से करेंगे। यहाँ पे पॉलिटिकल नौकरियां मिलती रही हैं, यहाँ पे प्राइज की कमेटीज हो, दीगर चीजें हो, वो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी जो है वो सिस्टम को आगे नहीं चलने देती। तो करप्शन बहुत ज्यादा है, तो रुकावट आके 18वीं तरमीम पे होती है और उसके बाद वफाक की वजीर आजम की बेबसी का एक चेहरा नजर आता है। लेकिन बहरहाल जब एजेंसीज कनेक्टेड होंगी तो रिपोर्ट्स ऊपर जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को भी कराची जैसे, हैदराबाद, सक्कर, तो खुदा करे कि फिर ऐसा हो और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मामला ना हो और जो महंगाई का तूफान है पहले ही बहुत ज़्यादा है उसका असर वो ना हो। हम यूटिलिटी स्टोर के हवाले से भी बात कर लेते, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर के लिए भी इस बार ख़ास पैकेज दिया गया है रमज़ान मुबारक तक के लिए भी। वहाँ सूरत हाल क्या है? उमर हयात इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ। उमर, इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर में क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब तो उसके लिए भी ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, रमज़ान रिलीफ पैकेज जो वज़ीर आज़म की जानिब से 2.5 अरब रुपए का ऐलान किया गया था वो आज से शुरू हो चुका है। और इस पैकेज के तहत जो है यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है 500 ग्राम खजूरों की कीमत में 10 रुपए तक कमी हुई है और इसके साथ साथ बासमती चावल की कीमत में फ़ी किलो 5 रुपए कमी की गई है और यूटिलिटी टोटा बासमती चावल की कीमत में फ़ी किलो जो है वो 3 रुपए कमी की गई है। यूटिलिटी जो चक्की बेसन है उसमें फ़ी किलो 160 से 140 तक का ये दस्तियाब है और यूटिलिटी ब्रांड की जो दाल माश है उसकी फ़ी किलो कीमत 265 से कम होकर 255 हो गई है और यूटिलिटी ब्रांड की जो है लाल मिर्च 200 ग्राम की कीमत में 18 रुपए की कमी हुई है। इसके साथ साथ जो है वो 100 ग्राम हल्दी की कीमत में 4 रुपए कमी हुई है, 200 ग्राम धनिया पाउडर की कीमत में 9 रुपए कमी हुई है और इसके साथ साथ 50 ग्राम। ठीक है, तो मुख्तलिफ कीमतों में आज जो है वो कमी देखने में आ रही है यूटिलिटी स्टोर में। बहुत शुक्रिया उमर हयात में आगाह कर रहे थे। पेशावर की भी सूरत हाल जान लेते हैं। नुमान हमारे साथ पेशावर से मौजूद है। नुमान, आगाह कीजिएगा, यूटिलिटी स्टोर में क्या सूरत हाल है आज? जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया गया है और साथ ये भी कहा गया है कि जो मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर अवाम जाकर रियायती नरखों पर मुख्तलिफ अशिया खरीद सकते हैं। इसी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हम पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गए हैं। बाज़ स्टोरों के बारे में हमने टेलीफोन पर मालूमात हासिल की हैं। तो अभी तक जो ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन पर रमज़ान रिलीफ पैकेज पर जो अमल दरामद है वो शुरू नहीं हो सका
और इसकी वजह यूटिलिटी स्टोर हुकाम ये बताते हैं कि अगरचे उन्हें प्राइस लिस्ट आज ही मिली है और जहां पर जो मुख्तलिफ अशिया पड़ी हुई हैं उनको नए रेट्स उन पर लगाना, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यही वजह है कि इस पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ और इसी वजह से ज़्यादातर जो स्टोर्स हैं नए नरखों के हवाले से वो बंद हैं। लोग आ रहे हैं और मुख्तलिफ अशिया के बारे में पूछ रहे हैं और इस वजह से उनको थोड़ी सी परेशानी भी देखने को सामने उनके आ रही है। और जो मुख्तलिफ अशिया हैं हुकूमत की जानिब से ऐलान करता ये बताया गया है कि 1000 से ज़ायद जो आइटम्स हैं उन पर रियायत दी गई है। 1000 से ज़ायद आइटम्स दी गई है। यूटिलिटी स्टोर में आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं जहां पर बाजार से कदरे कम कीमत पर चीज़ें मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया नुमान हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे। हम अगले आने वाले वक्त में बात करेंगे कि इस वक्त कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, लॉकडाउन रखा जा रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन में लोगों की मदद करना बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन तक राशन पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैसलाबाद की सूरत हाल जानेंगे। ब्यूरो हेड फैसलाबाद खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। खावर, आगाह कीजिएगा, यहाँ पर राशन की तकसीम का सिलसिला चल रहा है फैसलाबाद में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद की तहसील झुमरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वज़ीर, चीफ मिनिस्टर, इंस्पेक्शन टीम अजमल चीमा साहब की जानिब से जो है मुस्तकीन अफराद के लिए राशन तकसीम का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर इस तकरीब में मिसेस गवर्नर भी शामिल हुई और यहाँ पर अजमल चीमा साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या पैगाम है। चीमा साहब, किस लिए इस तकरीब का इनकाद किया गया है, क्या पैगाम है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लेकर आए। आज हमने प्रोग्राम तरतीब दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के उस हुक्म के मुताबिक के लोगों के घरों तक राशन पहुँचाया जाए ताकि लोगों को जो इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया जाए। तो उसी हवाले से हमने आज यहाँ पे एक प्रोग्राम भी किया जिसमें मैडम मोहतरमा बेगम सरवर साहिबा भी आई हैं और उन्होंने भी हमें सरवर फाउंडेशन की तरफ से भी हमारे इलाके के लोगों के लिए राशन हमें दिया। तो इस तरह इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़ात से, मुखैर ज़रात से, हुकूमत से, हर तावन से। जिस तरह आपको पता है सास प्रोग्राम शुरू है, जिस तरह पता है ज़कात के जो है पैकेज वो शुरू है, कोशिश हमारी यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस हुक्म को हर घर तक इस मुश्किल वक्त में पहुँचाया जाए और ताकि कोई लोग भी इससे महरूम ना रह सके। जी, यहाँ पर मौजूद वज़ीर की आपने गुफ्तगू सुनी। अजमल चीमा साहब का कहना है कि हमारी कोशिश है कि मुस्तकिन अफराद के घरों तक जो है खबर अब्बास हमें आगाह कर रहे थे फैसलाबाद से कि जहाँ पर राशन तकसीम किया जा रहा है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और इस वक्त पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है कि 7200 के करीब केसेस हो चुके हैं, 135 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो लॉकडाउन की कैफियत है उस लॉकडाउन की कैफियत में लोग अपने आप को महदूद नहीं कर रहे, गैर ज़रूरी तौर पर हम देख रहे हैं बाहर भी निकल रहे हैं। फैसल अजीज़ साहब, चाहे वो पंजाब हो, सिंध, बलूचिस्तान, KP, कश्मीर, जहीं भी हो, लोग हर तरफ जो है वो निकल रहे हैं। हुकूमतें बार बार कह रही हैं अपने आप को महदूद करें, लेकिन लोग बाहर हैं। तो ये जिस रेशो के साथ पिछले 3 दिनों से मरीज़ बढ़ रहे हैं और अमवात का सिलसिला हो रहा है, हम बड़ी ख़तरनाक हद तक जा रहे हैं, इसका अदराक नहीं हो रहा आवाम को? ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल है जिसके अंदर हम खतरनाक हद तक आगे जा रहे हैं। उसकी वजूहात मुझसे 2-3 है। एक इसकी वजह यह है कि हुकूमत को की जो ऐलानात हैं उसको हमारी कौम संजीदा नहीं लेती है। उलमाए कराम की बात को संजीदा लेती है, लेकिन उलमाए कराम उस पुख्तगी के साथ मुसलसल ये हिदायत जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपने मामले के अंदर हैं। मसाजिद के अंदर चूंकि लॉकडाउन से असर पड़ा है तो वो हल्के से नाखुश हैं। अच्छा, मामला ये कि सारी दुनिया के अंदर जो उलमाए कराम है उन्होंने हुकूमत की बात को इस तरह से माना है कि बस दूसरी बात, कोई और बात नहीं है। हमारी आवाम जो है वो ये समझती है कि जब तक आप डंडे के जोर पर हमें जबरदस्ती नहीं बताएंगे हम उस चीज को संजीदा नहीं लेंगे। हमारी अब तक बैठकें हो रही हैं, अब तक होटलों के बाहर हम देख रहे हैं पतंगे भी उड़ रही हैं, क्रिकेट मैच भी हो रहे हैं, छुपके भी बैठा जा रहा है। इवन ये कि जो जहां राशन बट रहा है, जहां पर उन्होंने साइन लगा दिए हैं, दायरे बना दिए कि यहाँ पे खड़ा होना और फिर 3 फुट 4 फुट के फासले में अगला दायरा है, तो वहां पे वो अपने जूते चप्पल रखकर अपना टोकन नंबर हाजिर लगाकर और फिर सब साथ जाकर बैठते हैं। और ये एक बार नहीं, 2 बार 3 बार हर जगह पर हो रहा है। हमारी कौम जो है उस तरह से समझने को तैयार है नहीं। ना इमरान खान साहब की बात के ऊपर उतना असर है, ना बिलावल भुट्टो की, ना शहबाज शरीफ साहब की, ना फजलुर रहमान साहब की, इन चीजों के ऊपर असर नहीं हो रहा जिसके में नुकसान
उठाने पड़ रहे हैं। उलमाए कराम को मजीद जो है वो अपील करने की जरूरत है। उलमाए कराम की गुफ्तगू सुनी जाती है, बात मानी जाती है, तमाम मकातब पे फिर उलमाए कराम को अपील करनी चाहिए। और दूसरा, जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से भी जो है वो आने चाहिए। अगर पाक फौज के सपह सलार हमारे एक दफा ये पुख्तगी के साथ कह दें जनरल कमर बाजवा साहब कि कौम ने अंदर रहना है, घरों में रहना है, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा असर होगा इसका, लोग मानेंगे, लोग फौज को बहुत संजीदा लेते हैं। अब ये जाहिर है सियासतदानों को उस तरह संजीदा नहीं लिया जाता, लेकिन शायद लोग जो हैं वो डंडे को संजीदा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि अगर उन पर सख्ती की जाए तो वो अपने घरों तक महदूद रहें। लेकिन जो हुकूमती ऐलानात थे उन ऐलानात के पूरा ना होने पर भी लोग ना लाएं। अच्छा, हम बात करें इस वक्त इंतजामात के हवाले से भी रेलवे की जानिब से मुख्तलिफ जो डिविजनल हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर आइसोलेशन कायम किए गए, उन गाड़ियाँ जो इस वक्त चल नहीं रही हैं उनके अंदर। तो कराची की सूरत हाल जान लेते हैं, हमारे साथ अमजद कायम खानी मौजूद हैं। अमजद, आगाह कीजिएगा किस किस्म के आइसोलेशन वार्ड बनाया गया और अभी तक कोई मरीज तो नहीं यहाँ रखे गए? जी, पाकिस्तान रेलवे भी जो है वो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो मुहिम है उसमें शाना बशाना है पूरी हुकूमत और पूरी इंतज़ामिया के। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मुतादिद बोगियों पर मुश्तमिल जो है वो एक फील्ड हॉस्पिटल जो है वो कायम किया गया है। कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ ये ट्रेन जो है मुतादिद बोगियों से मुज़य्यन जो ये ट्रेन है इसमें वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं। मेडिकल वैन जो है वो इसके साथ इस ट्रेन के साथ मौजूद है। इस ट्रेन को किसी भी वक्त कहीं भी मूव किया जा सकता है और अगर कोई कोरोना का पेशेंट आता है, तादाद बढ़ती है, तो वहाँ उनको रखने के लिए यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड्स भी कायम कर दिए गए हैं। मेडिकल ऑफिसर कराची कैंट स्टेशन पर यह सूरत पर एक आइसोलेशन वार्ड बाकायदा बोगी के अंदर बनाया गया। लाहौर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। सुधीर, आगाह कीजिएगा लाहौर में क्या इंतजाम किए गए रेलवे की जानिब से आइसोलेशन वार्ड के लिए? जी बिल्कुल, रेलवे में एसी और बिजनेस क्लास की कोचेस को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया गया था और इस वक्त भी पूरे रेलवे जो स्टेशन हैं मुल्क भर में वहाँ पे 300 के करीब कोचेस जो हैं वो आइसोलेशन सेंटर हैं। अभी तक एक भी पेशेंट जो है वो लाहौर में मौजूद नहीं है। यहाँ पे 60 बेड मौजूद हैं 9 कोचेस के अंदर और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सिलेंडर भी रखा है गैस के लिए, जबकि इसके साथ साथ यहाँ पे मेडिसिन भी मौजूद है, ये IV भी मौजूद है, मुख्तलिफ सिरिंजेस और इसके साथ मतलूबा जो मेडिसिन है जो कि किसी भी कोरोना पेशेंट को देने के लिए ज़रूरी है। टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, पानी पीने के लिए और उनके लिए यहाँ पे लेटने के लिए जो है वो इंतज़ामात भी है। यहाँ पे कंबल भी दिए गए हैं ताकि अगर बुखार की वजह से मरीज़ को सर्दी लगे तो वो अपने ऊपर कंबल भी ले सकता है। ये कोचेस जो हैं ये मुकम्मल तौर पर AC हैं, अब देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पर बंद है और ये तमाम जो इंतज़ामात है वो रेलवे ने किए हैं ताकि अगर मुल्क में कोरोना पेशेंट की तादाद में इजाफा हो तो फौरी तौर पे उन्हें इन रेलवे कोचेस के अंदर मौजूद आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट किया जा सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो इंजेक्शन्स हैं जो कि बुखार से मुतल्लिका हैं या इसी बीमारी से मुतल्लिका हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह पानी की बोतल है, ये सारे जो आइसोलेशन सेंटर है वो बिल्कुल तैयार है और किसी भी वक्त किसी भी कोरोना पेशेंट को यहाँ शिफ्ट करने के लिए जो है वो यहाँ पे तमाम इंतजामात तकरीबन मुकम्मल हैं। यहाँ पे अमले का कहना है कि अगर सुधीर चौधरी हमें आगाह कर रहे थे लाहौर जंक्शन पे मुख्तलिफ कोचेस के अंदर इस वक्त आइसोलेशन वार्ड और आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं रेलवे के अंदर। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका भी, अमजद कायम खानी कराची से आपका भी। फैसल अजीज़ खान साहब चीफ न्यूज़ ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थे। फैसल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए क्योंकि आप महदूद होंगे तो ही महफूज होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।